हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। सबसे पहले आपको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड आई होप आपके घर में सब कुछ अच्छा हो और ऐसे ही आप लोग इन्वेस्ट करते रहें और पैसे कमाते रहें। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मैं कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट देता हूँ वो आज आप तक टाइम पे पहुँचनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। कुछ अगेन मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि मार्केट गिरे हैं एंड लोग जो सोच रहे थे क्यों गिरे हैं, थोड़े वॉर के अपडेट्स भी दिए थे आपको। एंड अभी जो रिसेंट अपडेट्स आ रहे हैं, सबसे पहले वेदांता के जो सीएफओ हैं, प्रॉब्ली फीमेल हैं, उन्होंने अगेन रिज़ाइन कर दिया है। ये तीसरे सीएफओ है जिन्होंने रिज़ाइन किया है। जून में इन्होंने ज्वाइन किया था और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग लगभग आप देखें 4 से 6 महीने हुए और उन्होंने छोड़ दिया है, रिज़ाइन कर दिया है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम पे है जब उनको वेदांता को डेट पे करना है। ऑन टॉप ऑफ इट बहुत सारे डीमर्जर जो उन्होंने अनाउंस किए थे 2025 तक, जो उन्हें सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना था। लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। एक अगर छोड़ के जाता तो भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता, बिकॉज सीएफओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, स्पेशली इस कंपनी में आने वाले 2 से 5 सालों में। और इसका जो अभी तक किसी को कोई आइडिया नहीं है कि उन्होंने क्यों रिज़ाइन किया है। एंड बट हाँ, दिस इज़ एब्सोल्युटली डिज़ास्ट्रस इस कंपनी के लिए, स्पेशली जब ऑलरेडी डेट की वजह से इनकी रेटिंग गिर गई थी कंपनी की, लोग इन पे शक कर रहे थे। मैंने भी वीडियो बनाया था, मैंने बोला भी था कि दिस कंपनी इज़ गुड। वेदांता के जो मेन आदमी हैं अनिल अग्रवाल जी, उन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू भी दिया था, बहुत लोगों को अपना पर्सनल ट्रस्ट दिखाने के लिए बोला था। बट अभी थोड़ी चीज़ें ऐसी शेडी लग रही है कि सीएफओ बार बार क्यों छोड़ के जा रहे हैं। आइदर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है जो अनिल अग्रवाल जी या बाकी लोगों के तरफ से डाला जा रहा है कि उनको परफॉर्म करना है, सारी चीज़ उनके ऊपर ही है, या तो कंपनी में कुछ ऐसी चीज़ है विच इज़ नॉट गुड। मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू ना हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। बट कंपनी इतने साल पुरानी है तो मुझे नहीं लगता कि कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, बट सिचुएशन उनकी ऐसी है। आप देखें कि दे हैव टू पे अ लॉट ऑफ डेट एंड दे हैव टू पे इट, दे डू नॉट हैव एनी अदर वे टू गो। तो उनको पे करना ही है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है दैट इज़ गोइंग रॉन्ग इन द कंपनी। आइदर प्रेशर बहुत ज़्यादा डाला जा रहा है, या तो कुछ है ऐसा विच इज़ हिडन एंड विच इज़ नॉट राइट। ये तो टाइम के साथ ही पता चलेगा हम लोगों को क्या एक्चुअल बात है। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई अभी तक ऐसी कोई खबर है नहीं जिसकी वजह से किसी को पैनिक करना चाहिए। बट या लेट्स वेट एंड वॉच की सिचुएशन रखते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसी न्यूज़ आएगी वैसे वैसे चीज़ों को पता चलेगा। दूसरी चीज़ ये है, दूसरी चीज़ कनाडा की तरफ से आ रही है। जो इंडिया कनाडा का कॉन्फ्लिक्ट था, मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा उसको डिटेल में समझाने की कोशिश की थी। और मैंने आपको ये बताया भी था कि नाउ स्टॉक मार्केट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू कंपनीज एंड सप्लाई एंड डिमांड, ऑल्सो आपको देखना पड़ेगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो रहा है। विजय केडिया साहब हमेशा कहते हैं कि उनका जो काम है वो है, उनके वर्ड्स बताता हूँ, वो बोलते हैं उनका काम है थिंकिंग, बेसिकली चीज़ों को एनालाइज करना। ठीक है। और चीज़ों को पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है उससे हमारे या प्रॉब्ली उनके स्टॉक्स को रिलेट करना। तो ये किसी किसी इंटरव्यू में उनसे पूछा था कि आप एज इन्वेस्टर फुल टाइम क्या करते हैं, तो उन्होंने ये बताया था, इस चीज़ का ये जवाब दिया था। तो आपको जानना चाहिए कि एक्चुअल में वर्ल्ड में क्या हो रहा है। इसके लिए मैं आपको सिर्फ स्टॉक की न्यूज़ नहीं देता हूँ या आपको क्या करना चाहिए, ये बहुत टिपिकल है। बट आपको ओवरऑल समझना चाहिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं विच इज़ एज गुड एज कि अगर कोई आप बिजनेस चला रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि क्रूड ऑयल के अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा तो स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक
कि कनाडा इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में अभी यूके और यूएस ने बोला है कि जो इंडिया ने किया है, एक्सपेल नहीं बोलूँगा बट हाँ, बोला था कि एक पैरिटी चाहिए, हमारे हमारे जितने डिप्लोमेट्स हैं कनाडा में आप भी उतने ही रखिए, और एल्स हमारे आप बहुत सारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो हमारे हमारे पॉलिटिकल इंटरनल पॉलिटिकल अफेयर में इंडल्ज हो रहे हैं, घुस रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। तो यूएस एंड यूके ने बोला है कि वो सही नहीं किया है एंड प्रॉब्ली उनको चीज़ों को काम डाउन करना चाहिए। एंड प्रॉब्ली ये व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि ये कनाडा का पूरा पूरा प्रेशर है यूके यूएस पे कि यार कुछ तो करो, कुछ तो करो, अभी तक नहीं किया। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है एक स्टेटमेंट दे देते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि देखिए, मुझे 100% पूरा पूरा भरोसा है हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स में जिन्होंने ऑलरेडी इतने सारे डिप्लोमेटिक वॉर लड़े हुए हैं एंड कनाडा ने कुछ भी नहीं किया है। आई मीन उनके, आप एक चीज़ देख लीजिए कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से उनका नाम शायद अरिनंदम बख्शी है, वो आके स्टेटमेंट देते हैं और कनाडा से प्राइम मिनिस्टर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप यही देख लीजिए, ठीक है, कि चीज़ें कितनी इमेच्योरली हैंडल की जा रही है कनाडा की तरफ से। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप उनके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, आई थिंक शी इज़ अ लेडी, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, प्रॉब्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था जब उन्होंने अपने एक्सपैट्स को निकाला था। उनसे बार बार पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई एविडेंस है, तो शी इज़ लाइक कि नहीं, वी हैव स्पोकन टू द इंडियन गवर्नमेंट, आवर प्राइम मिनिस्टर वेंट and spoke to Prime Minister Modi. So it was clearly seen that she was being humiliated and एक बहुत ही इमेच्योर वे से चीज़ों को हैंडल की जा रही है। एंड आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ पूरा वर्ल्ड देख रहा है। जब हम इतनी चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं तो उनको तो ये चीज़ सिखाई जाती है, स्पेशली यूएस यूके को। तो आई टोटली सी कि इसका कुछ होना जाना नहीं है। दिस इज जस्ट अ प्रेशर फ्रॉम कनाडा ऑन दीज कंट्रीज एंड जो फाइव आइज कहते हैं, एंड उनकी वजह से ये स्टेटमेंट निकल रहा है। एंड हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं जयशंकर जी ने एक कॉन्फ्रेंस में या प्रॉब्ली एक मीटिंग थी जहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ का जवाब दे दिया कि देखिए, पहले तो वो पॉलिटिशियंस हमारे पॉलिटिकल अफेयर में दखल दे रहे थे। दूसरी चीज़ ये कि हमने कोई वियना कन्वेंशन का उल्लंघन नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ है, बट ओवरऑल व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि कनाडा इज ट्राइंग टू पुट प्रेशर। और हमारा सबसे पहला जो ईएम का आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, उन्होंने बोला था कि ये जो एक्ट है इट इज़ absurd, और प्रॉब्ली नॉट द एक्ट, ये जो एलिगेशन है दिस इज absurd एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड। सो ये बहुत राइटली उन्होंने बोला है कि सबको पता है कि उनका जो ये हमारा जस्टिन ट्रूडो है, उनकी जो पार्टी है, उनका जो मेन बैकअप है दैट इज़ जगमीत, आपको पता है। और उनकी तरफ से, बिकॉज वो खालिस्तानी सपोर्टर है, उनकी तरफ से जस्टिन ट्रूडो को प्रेशर है एंड उसकी वजह से ये चीज़ें बाहर आई। हाउएवर इसका कुछ होना जाना नहीं है, इसको लेके कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो वीज़ा के प्रोसेस में इश्यूज आएंगे, बिकॉज उन्होंने अपनी टीम कम की है, अपने 2-3 ब्रांचेस बंद किए हैं, एक ही ब्रांच रखा है दिल्ली में। बट मैंने आपको बताया था कि $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ जाता है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो और भी जाता है, डायरेक्टली थ्रू स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स। तो प्रॉब्लम किसको? इंडिया को नहीं है। इंडिया का पैसा तो सेफ है। अगर कनाडा नहीं जाएगा, यूएस जाएगा, पेरिस जाएगा, आई मीन टू से फ्रांस जाएगा, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, ये $10 बिलियन डिवाइड हो जाएगा। बट कनाडा में जो इश्यूज चल रहे हैं फाइनेंशियली, इन्फ्लेशन, उन्होंने इन्फ्लेशन देखा ही नहीं है। तो हमने 8% 9% इज नॉर्मल फॉर अस, फॉर देम 2 to 4% 5% इज लाइक, उनको समझ में ही नहीं आता है क्या हो रहा है। तो फॉर देम राइट दिस टाइम ऑफ conflicting with India is, I mean for them it is a blunder, for us it is absolutely normal, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड आई थिंक इस चीज़ को बहुत क्लियरली अच्छे से हैंडल किया जा रहा है। इट्स जस्ट दैट आई डू नॉट वांट कि इंडिया इस छोटी सी चीज़ के लिए इतना उलझ जाए कि यूएस या यूके से अपनी दोस्ती खराब कर ले। एंड आई डोंट थिंक सो होगी, बट दिस इज द ओनली फियर आई हैव। कनाडा के साथ तो हमारे रिश्ते वैसे ही पहले से ही काफ़ी ख़राब थे,
उसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होने वाली है। दूसरी चीज़ ये है कि इज़राइल, अभी ये सवाल जा रहा है कि इज़राइल अपना ग्राउंड स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यूएस ने पहले तो रोका हुआ है इज़राइल को कि आप रुकिए, पहले सारे हॉस्टेजेस को सॉर्ट आउट करेंगे। जो नेगोशिएशन चल रहा है अभी भी 2 से 4 हॉस्टेजेस वो उन्होंने छोड़े हैं। दूसरी और एक और चीज़ ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि ग्राउंड स्ट्राइक का मतलब क्या होता है और वो कितना लंबा चलेगा। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो टनल बनाया हुआ है वो बहुत ज़्यादा है एंड उसको उसको सालों साल लग जाएंगे क्रैक करने के लिए, पूरे टनल को डेमोलिश करने के लिए या हमास को वहाँ से निकालने के लिए। तो इतना इजी नहीं है। तो इट इज़ बेटर फॉर इजराइल ऑल्सो कि अगर कोई नेगोशिएट कर रहा है, हॉस्टेज को हटा रहा है, बचा रहा है, लेके आ रहा है, तो उनको समझना पड़ेगा कि सिचुएशन कैसी है। अगर एक बार वो घुस गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ द सिचुएशन। बट उसकी वजह से अभी तक देखा जा रहा है कि ऑयल में प्रॉब्लम नहीं आया है। जो लास्ट टाइम 2-3 दिन पहले ऑयल बढ़ा था, अभी थोड़ा सा कंट्रोल में आया है। अभी आते हैं हमारा मेन टॉपिक में कि मार्केट नीचे गिर रहा है, तो क्यों गिरा था पहले तो, और दूसरी चीज़ है गिरा तो एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि मार्केट क्यों गिरा। मैंने बोला था कि जब इंस्टीट्यूशंस बेचते हैं तब मार्केट गिरता है। क्यों? क्योंकि पिछले 20-25 सालों से यही होता आ रहा है कि जब भी इंस्टीट्यूशंस बेचते हैं, जैसे एफआईआईज बेचते हैं, जनरली एफआईआईज ही बेचते हैं, तब मार्केट गिरता है। बट इस टाइम पे देखा गया है कि उल्टा हुआ है। इस टाइम पे रिटेल इन्वेस्टर्स ने बेचा है। प्रॉब्ली नॉट, आई वुड नॉट से रिटेल इन्वेस्टर्स, बट रिटेल पॉपुलेशन जो इन्वेस्टर्स भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं, उन्होंने बेचा। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि इंस्टीट्यूशंस ने खरीदा फिर भी मार्केट नीचे गया। दैट मीन्स कि अब जो रिटेलर्स हैं उनकी इतनी पावर आ चुकी है, उनके पास पावर, आई वुड से कि मॉनेटरी पावर आ चुकी है कि जब वो बेचने के लिए जाते हैं तो चाहे इंस्टीट्यूशंस खरीद भी रहे हैं भर भर के, तो भी मार्केट नीचे जा रहा है। एंड जब एफआईआई बेचते हैं तो आप देखते हैं कि पिछले 6 महीने से मार्केट ही नहीं गिर रहा है। जितना उन्होंने बेचा था पिछले 6 महीने से 1 साल में, उतने में तो क्रैश आ जाना चाहिए था इंडियन मार्केट में, बट रिटेलर्स ने बचा के रखा था। बट मेरी राय दूसरी है। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे, मैंने अपनी राय बहुत क्लियर रखी है। बट यू नो दैट इज़ हाउ इट इज़, इसलिए मार्केट गिरा था। अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं रामदेव अग्रवाल जी का एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो बहुत क्लियर कट बोलते हैं कि भाई मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। मैं, जैसे कि शिव मंदिर में नंदी बैल मंदिर के बाहर खड़े, उनकी मूर्ति है, बैठे हैं, खड़े हैं, वैसे ही मैं स्टॉक मार्केट में हूँ कि मेरे को चाहे कुछ भी आए जाए, मैं हूँ वहाँ पे। मार्केट बढ़ेगा तो मैं देखूंगा। उनका कहने का मतलब है कि मार्केट 20% भी गिरा, आप डटे रहो, मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा आगे जाके। उन्होंने अपनी जर्नी बताई कि कैसे उनके पास कुछ हज़ार थे, फिर लाख हुए, फिर मार्केट 30% 40% गिरा, तो उनको समझ भी नहीं आया कि क्या करूं। ठीक है, उसके बाद फिर वो बढ़ा, कितने टाइम्स हुआ, फिर मार्केट गिरा। तो ये दिस इज अ जर्नी। ही ऑलवेज सेज दैट द फॉल इज टेम्पररी बट द राइज इज परमानेंट। तो आपको उस हिसाब से अपने माइंडसेट को सेट करके जब मार्केट गिर रहा है आपको रखना चाहिए। अगर इन 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 शॉर्ट मार्केट ऊपर है, अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 अपने एसआईपी का 100% मत डालिए। बिकॉज ऐसे जो फॉल होते हैं, जो अभी हुआ, हमने देखा पिछले 1-2 दिन में, उसमें आपको ज़्यादा एडवांटेज है ज़्यादा पैसे डालने के लिए। ठीक है, तो आप उस हिसाब से चीज़ों को देखिए। आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है, बिकॉज मार्केट गिर रहा है, पैनिक सिचुएशन नहीं करना है। जब कोविड में दुनिया ख़त्म नहीं हुई है, तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों में कुछ नहीं होने वाला है। दिस इज़ जस्ट अ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग मोर, दैट्स इट। ठीक है, और रही बात, जब अगर दुनिया ख़त्म होने वाली है तो आपके पैसे स्टॉक मार्केट में हो या एफडी में हो या गोल्ड में हो, क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं? तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर एनी गुड इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म विजन रखने वाले इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हम
कौन सी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, कौन सी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि अभी जीएसटी, आप फोकस देखिए पैसा कहाँ जा रहा है, कि जीएसटी कलेक्शन अच्छा आ रहा है, टैक्स कलेक्शन अच्छा आ रहा है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, डिफेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, और वो सारे G2G, प्रॉब्ली B2G वाले बिजनेस है। तो आपको उन सारे कंपनी को देखना चाहिए, समझना चाहिए, जो केपेक्स में है और गवर्नमेंट से डील कर रहे हैं, बिकॉज पैसा उधर ही जा रहा है। ठीक है, मैंने FMCG एंड जो भी कंज्यूमर रिलेटेड बिजनेसेस हैं वो अभी थोड़े कमज़ोर हैं। ठीक है, दिस इज़ जनरली व्हाट आई डोंट लाइक टू से, बिकॉज मेरा फोकस लॉन्ग टर्म है, तो मेरे को ये छोटे मोटे आगे पीछे ऊपर नीचे जो फॉल है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट दिस इज़ जनरली फॉर पीपल हु, मैं बोलता हूँ मत जाओ मत जाओ, बट अगर जाना ही है तो फिर ये 6 महीने के आसपास, 1 साल के आसपास है, 2 साल के आसपास का विजन है। अब आप बोलेंगे कि अरे 6 महीना 2 साल कहाँ शॉर्ट टर्म हो गया, ये तो लॉन्ग टर्म है। देखिए आप अगर वॉरेन बफे से ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर हैं तो आई एम सॉरी, बट अगर वॉरेन बफे साहब बोलते हैं कि भाई मैंने जो स्टॉक खरीदे हैं वो अनलिमिटेड टाइम के लिए है, एंड ही इज़ +90s। तो आपको भी उसी वे से समझना चाहिए कि आपको वो कंपनी देखनी चाहिए, बिकॉज जो आप 10 15 20 साल रख सके, एंड यू डू नॉट बाय numbers, you buy a company, probably you buy a business, you indulge yourself एज इफ यू आर गेटिंग इनटू अ बिजनेस। आपको उस हिसाब से स्टॉक्स खरीदने चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ आपको। तो अगर आपका छोटा व्यू है, शॉर्ट टर्म का व्यू है, मिड टर्म का व्यू है, देन यू हैव टू लुक फॉर दोज। ऑलरेडी बहुत बढ़ गए हैं, बट आई थिंक ये 1 2 दिन ऐसा टाइम आता है जब आप इन्वेस्ट, मतलब यू कैन गेट इन टू दो स्टॉक्स। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको देखना है थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, सी आई अंडरस्टैंड दैट बैंक्स राइट नाउ बहुत अच्छे प्राइस पे हैं, जो उनका पी है बहुत अच्छा है, उनकी जो अर्निंग्स है वो ख़राब नहीं आ रही है। देखिए ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ, कि हम ये सोच रहे हैं कि अरे ये अटक गया है, बट हमें उससे लेना देना नहीं है। इमेजिन कीजिए कोई भी बैंक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, HDFC हो, कोटक हो, अगर वो चल नहीं रहे हैं तो क्या वो HDFC के मैनेजमेंट की गलती है? दे आर डूइंग देयर बेस्ट, हम सबको पता है, इतनी बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड में टॉप 10 बैंक्स में आती है। अभी आपको इन टर्म्स ऑफ बीइंग लार्जेस्ट, बट आप मुझे एक बात बताइए कि दे आर डूइंग देयर बेस्ट, दे आर गिविंग गुड रिटर्न्स। अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी वो दे कैन नॉट मैनिपुलेट द स्टॉक प्राइस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन पीपल लाइक अस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बैंक्स देखने चाहिए। ठीक है, बैंक्स आर डूइंग गुड, छोटे बैंक्स एनीवेज दे आर डूइंग गुड, बट आपको उस हिसाब से देखना चाहिए, एंड वो स्टॉक्स देखने चाहिए जिनको आपको लगे कि पिछले अगले 2 साल 5 साल 10 साल में जिनके जो रिटर्न्स है, जो कैगर है, वो नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, तो आपको वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो स्टॉक्स का फायदा क्या होता है कि वेदर मार्केट इज डूइंग गुड और बैड, दे आर गोइंग टू डू गुड अकॉर्डिंग टू द मार्केट ऑफ कोर्स। तो आपको वो स्टॉक्स हमेशा देखने चाहिए। एंड बट यार देखिए, ऐसा है कि 1 या 2 क्वार्टर खराब हो जाने से आपको कोई भी स्टॉक बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्टॉक के साथ जुड़े रहना चाहिए। एंड वी आर नॉट इंस्टीट्यूशंस जो कि हर क्वार्टर, कहते हैं ना, क़यामत से क़यामत तक, तो वैसे ही क्वार्टर से क्वार्टर तक हमें नहीं देखना चाहिए। हम इंस्टीट्यूशंस नहीं है, हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। हमारे पास बहुत अच्छी एडवांटेज है कि हम लिवरेज नहीं करते, और हमारे पास टाइम है, हम कितने टाइम के लिए भी रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर नीड्स। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से देखना चाहिए। तो एनीथिंग विच इज़ इनटू गवर्नमेंट बिजनेस, एनीथिंग विच इज़ इनटू फाइनेंसिंग, क्योंकि फाइनेंसिंग अभी काफ़ी अच्छे प्राइसिंग पे है, लोग काफ़ी अंडरमाइन कर रहे हैं। और जिनका आप ओवरऑल कोई भी स्टॉक लीजिए, बट जिसका प्रॉफिट कम नहीं हो रहा है, जिसका कैगर कम नहीं हो रहा है, उस पर फोकस कीजिए।
ठीक है। इसके अलावा आपको अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी सवाल है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा। बट आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, एंड ऑफ कोर्स उसके साथ मेरे व्यूज़ भी मिलते रहेंगे, बिकॉज माई व्यू इज़ मेरा व्यू वैसा है, मुझे ऐसा लगता है कि विराट जब अपना शॉट खेलते हैं तो उनका हेड एकदम स्ट्रेट रहता है, हिलता नहीं है। ठीक है, तो मेरा वैसा ही है कि अगर कोई भी सिचुएशन आती है, आई विल नॉट लूज माई फोकस एंड आई विल नॉट लेट यू लूज योर फोकस। आपका फोकस जो है, जैसे हम कभी कभार किसी की बातों में आ जाते हैं कि अरे ये स्टॉक तो ऐसा है। अभी विजय केडिया साहब, आई एम सॉरी बट ये एग्जांपल देना पड़ेगा कि विजय केडिया साहब बता रहे थे कि अरे मैं किसी की बात सुन के, किसी की बातों में आके अपना स्टॉक नहीं बेचता हूँ, बट किसी की बातों पे आके उन्होंने अपना स्टॉक बेच दिया, और देन ही हैड टू सी कि वो स्टॉक काफ़ी ऊपर चला गया। तो आप अपनी चीज़ों पे अफेक्ट ना करें खुद को किसी और के कहने पे। आपका फोकस रखें, आपकी नीड सेपरेट है, किसी और की नीड सेपरेट है, किसी और का चीज़ें देखने का नज़रिया अलग है, आपकी चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग है। तो आपको समझना पड़ेगा, एंड उसके लिए मैं हूँ जो आपका फोकस हिलने नहीं दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में मिलते हैं।